हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी लर्नर पॉइंट। अपने जनरल साइंस कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, उसके अपने 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज टॉपिक नंबर 4 शुरू है, जिसका क्या नाम है, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो फोर्स यानी कि बल क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर अपने जो गति के नियम है, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके क्लास 9th का चैप्टर है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 है। तो यहाँ से वीडियो देख के उसके बाद आपको NCERT ऐप से बुक डाउनलोड करके और ये बुक मेरे साथ पढ़नी है, और आपको साइंस के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया था। ये पिछला चैप्टर अपने पढ़ा नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, इसी के अंदर बता दूंगी कि क्या होती है स्थिति, क्या होता है वेग, क्या होता है त्वरण। हमने देखा है कि ऐसी गति में कभी एकरूपता होती है तो कभी नहीं, लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या है। गति तो समझते हो ना, चलना, मोशन। समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, अपनी भी स्पीड कभी तेज कभी धीरे बदलती है, तो वैसे ही वस्तु की बदलती है। क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा है तो इसका कारण स्वभाव क्या है? इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं का सुझाएंगे। सदियों से गति और इसके कारणों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा है। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी ना, क्योंकि वहां पे कौन सा बल काम आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल काम आ रहा है कि घर्षण बल काम आ रहा है? साइंस वाले तो बता सकते हैं कि वहां पे कौन सा बल काम आ रहा है, और आर्ट्स वाले भी बता सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है मतलब वो बता सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ये बात अंडरलाइन कर लो कि कोई भी वस्तु है ना, वो क्या रहना चाहती है? विराम की अवस्था, यानी कि उसका स्वाभाविक अवस्था होती है। यदि कोई स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, यदि कोई गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है। ये ना अंडरलाइन करने वाली बात है। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसका स्वाभाविक अवस्था है। जैसे आप भी बेड पे पड़े हो ना, तो आपका जी करता है ना भी कोई ना उठाए, क्योंकि आपकी क्या है, वो स्वाभाविक अवस्था हो चुकी है। ऐसी मान्यता तब तक बनी रहती है कि जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। तो इसमें तो सिर्फ आपको ये लाइन ही अंडरलाइन करनी थी, और कुछ नहीं है। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। जैसे मान लो ये आपकी एक फुटबॉल है, इसको आपको ना गति करानी है, तो इसको आपको किक मारना पड़ेगा, तभी ये गति करेगी। या मान लो कोई गेंद है, वो गति कर रही थी, आप यहाँ पे गेंद आ गई, आप उसको क्या करोगे, हाथ लगाओगे या पैर लगाओगे, तो वो रुक जाएगी। रुकेगी कि नहीं रुकेगी? तो आपने क्या लगाया, यहाँ पे किक दी, यहाँ पे हाथ लगाया, यानी कि आपने दिया है बाह्य बल। क्या दिया है उस बॉल को? बाह्य बल। तो बाह्य बल के कारण अब एक ये वस्तु है, इसका कोई ना कोई मास होगा, मतलब मास यानी कि उसका द्रव्यमान है, ठीक है। एक टाइप से क्या मान लो, उसका भार मान लो। वैसे द्रव्यमान और भार में फर्क होता है, पर यहाँ पे मान लो इस वस्तु के अंदर या इस बॉल के अंदर कोई ना कोई उसका द्रव्यमान है। आपने जब इसको चलाया या आपने जब इसको रोका, तो इसके वेग में क्या किया? आपने परिवर्तन किया है। क्या किया है? वेग में आपने उसके क्या किया है? परिवर्तन किया। अब वेग क्या होता है? तो देखो, वेग होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। अब आप कहोगे मैडम हमें तो विस्थापन भी नहीं पता। तो जैसे मान लो आप इस पॉइंट से चले और यहां तक चले, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाला पॉइंट आपका इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे आप रुक गए, ये आपका क्या है? एंडिंग पॉइंट है। इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। कैसे? मान लो आप इतना सोचो कि आप यहां से कोई जयपुर से कहाँ चले गए? अजमेर चले गए। जयपुर से कहाँ जा रहे हो? अजमेर जा रहे हो। तो आपने ये जो बीच में डिस्टेंस कितना कवर किया है?
ये वाला बीच का डिफरेंस है भी कितने किलोमीटर चले हो आप, वो क्या आपका विस्थापन है जो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी कि फाइनल टू इनिशियल करोगे। यानी कि आप 0 पॉइंट से चले थे, मान लो यहाँ पे 20 किलोमीटर बाद, ये 20 किलोमीटर बाद आप इस पॉइंट पे आ गए, आगे के नहीं आगे, यानी कि यहाँ से, तो ये फाइनल हो गया और ये आपका क्या हो गया इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना तो वो क्या होता है विस्थापन करोगे। फिर आप कहोगे कि मैडम दूरी क्या होती है, तो दूरी भाई देखो, दूरी का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे आप यहाँ से चले, आप ऐसे भी जा सकते थे टेढ़े मेढ़े और यहाँ तक पहुँच गए, ये दूरी पूरा डिस्टेंस ये वाला पूरा कवर करेगी दूरी के अंदर। और विस्थापन में सिर्फ आप क्या ये लीनियर लाइन खींचोगे, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका क्या है फाइनल पॉइंट है, इनके बीच का डिफरेंस आप ले लोगे। दूरी के अंदर ये पाथ पूरा निर्भर करता है, डिस्प्लेसमेंट में तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही डिपेंड करेगा यानी कि विस्थापन। और इसमें जो टाइम लगा है, विस्थापन में चेंज आया ना, यहाँ से आप यहाँ आए हो तो चेंज तो आया है, टाइम के अकॉर्डिंग ही आया है, उससे अपने क्या कहेंगे वेग। अब वेग में यदि कोई चेंज आता है, किसमें वेग में कोई चेंज आता है तो उसे क्या बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं उसे त्वरण। वेग में जो परिवर्तन होगा वेग बटा समय, समय के साथ ही होगा, उसे अपने बोलते हैं त्वरण। तो जो अपने बल लगाते हैं ना किसी भी वस्तु पर, एक तो उसके अंदर मास होता है, साथ में उसके वेग में क्या होता है परिवर्तन। वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं अपने त्वरण कहते हैं, त्वरण को लिखते हैं अपने ए। वस्तु के अंदर मास भी होना चाहिए और वेग में परिवर्तन यानी कि त्वरण, वो किसके इक्वल होगा बल के, बल यानी कि फोर्स। आप सोचो कि मैं कोई दीवार को धक्का लगा रहा हूं तो मैं बल लगा रहा हूं, तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी तो पूरी लगा दी, पर साइंस कहती है यदि उसके वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, अब दीवार हिली नहीं, तो यानी कि आपने बल लगाया ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने जितना कोशिश कर सकती थी समझाने की समझा दिया। अब आपको इतना याद रखना है F इक्वल्स टू एम ए, बल बराबर द्रव्यमान इंटू में त्वरण। ये द्रव्यमान और त्वरण किसका है? किसी वस्तु का। और बल की एसआई यूनिट पूछी जाती है तो वो क्या लगाओगे आप? न्यूटन। ये इसकी एसआई यूनिट है। और यदि आप किससे सीधी पूछे तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और त्वरण किससे बना था? वेग बटा समय से। देखो त्वरण बताओ, त्वरण किससे बना था? वेग बटा समय। तो वेग खुद किससे बना था? विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है? दूरी होती है। दूरी की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम कितनी बार इंक्लूड हो गया? 2, तो मीटर स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो F इक्वल्स टू एम ए। एम की तो होगी केजी और इसकी होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होगी। और ऐसा ही पूछे तो क्या लगाओगे आप? न्यूटन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक वस्तु स्थिर वस्तु को गति देने के लिए, गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। लगाते हैं अपने शारीरिक मांसपेशियों का बल। तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगानी पड़ती है। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। ये क्या है? वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है, ना चखा है, न महसूस किया है। आपने फील किया, बल लगाया, महसूस भी नहीं कर सकते। ना आपने बल देखा है ना चखा है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्राय देखते या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, ये जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्ति है। सही मोशन करवाएंगी। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाना पर ही उनमें कोई ना कोई गति होती है। तो ये अंडरलाइन वाली बात है कि हम बल लगाएंगे तब उसमें क्या होनी चाहिए? गति होनी चाहिए। जैसे ये बच्चा एक वो ट्रॉली को क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। तो उसकी दिशा क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वो आगे की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है? तो बल से अपने दिशा को भी चेंज कर सकते हैं, कोई गति करवा सकते हैं, रोक सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज करवा सकते हैं। ये सारे किसके कैरेक्टर होते हैं? बल के। तो यहाँ तक तो वैसे देखो सिर्फ समझने वाला था, यहाँ पे पढ़ना नहीं है इसको, क्योंकि ना ये
मैंने पढ़ा दिया, बस आपने सुन लिया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिणाम बदलने पर, अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमा करने पर, यदि वेग आपको ज्यादा ना समझ आए ना, तो गति को तेज या धीमा करना ही क्या होता है, वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन को अपने क्या कहते हैं, त्वरण के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार और आकृति भी बदला जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट आ सकते हैं, बल से अपने किसी वस्तु का आकार या आकृति बदल सकते हैं। तो लगा लो आप दिमाग, कहाँ जाओगे, फुटबॉल चले जाओ, चाहे आप गुब्बारे की ओर चले जाओ, गुब्बारे को पीछोगे तो उसके आकार में क्या आएगा, परिवर्तन, यानी कि आपने क्या लगाया, बल। आप कोई भी साइकिल जा रही थी, ठीक है, वो गति दिशा में थी, आप क्या ब्रेक लगाओगे, वो रुक जाएगी, यानी कि आपने बल लगाया है। ठीक है, कोई मतलब साइकिल को स्टार्ट कर दिया आपने, बल लगा के ही करते हो, ऐसे पैडल से बल लगाते हो, तो यानी कि वो भी क्या है, आपकी बल है। मान लो आपकी फुटबॉल इधर जा रही थी, आपने यहाँ से क्या उसको मोड़ दिया और इस डायरेक्शन में चलेगी, वो भी क्या है, बल है। तो ये बल के क्या है, इफेक्ट्स हैं। क्या है, इफेक्ट्स हैं। अब ये बल कई प्रकार का होता है, एक तो संतुलित और एक असंतुलित। मान लो यहाँ पे कोई एक वस्तु पड़ी थी, एक लड़के ने इसको इतना खींचा, दूसरे लड़के ने भी इसको इतना खींच लिया, तो इस वस्तु के अंदर कोई परिवर्तन होगा, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस टाइप के बल को संतुलित बल कहेंगे, कि जितना यहाँ से धक्का लगा उतना यहाँ से लग गया, तो जो परिणामी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, शून्य। क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इस कंडीशन में अपने कौन सा बल कहेंगे, इसे संतुलित बल कहेंगे। चित्र 8.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा गया है और इसमें दो धागे x और y पिंड के विपरीत सिरों पर जोड़ दिए। अगर हम किसी बल द्वारा धागे x को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार हम धागे y को खींचते हैं तो वो बाई ओर खिसकना शुरू हो जाता है। ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट भी, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो ये कौन सा बल हो गया, संतुलित बल हो गया। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बल को संतुलित बल कहते हैं। बस आपको ये याद रखना है। तथा ये गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता, पिंड वहीं का वहीं रह जाएगा। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें विभिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खींचना शुरू कर देगा। अब यही एक वस्तु, यहाँ पे एक मोटा ताजा बंदा खड़ा है, यहाँ कोई सुकड़ा सा, तो मोटा ताजा खड़ा है तो वो तो इसको अच्छे से खींच के यहाँ अपनी ओर कर देगा और इसका जोर इतना सही होगा, तो यहाँ पे ये जो बल होगा ना वो असंतुलित बल हो जाएगा और इसकी वस्तु की स्थिति किधर चली जाएगी, इसकी ओर चली जाएगी। ये अपनी ओर खींच लेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा। तो इस बल को बोलते हैं असंतुलित बल। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खींचना शुरू होगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बॉक्स को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं तो इजीली नहीं खिसकता ना। यदि वे कम बल के साथ बॉक्स को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। घर्षण बल समझते हो ना, अपनी गति के विपरीत दिशा में काम करता है घर्षण बल। ठीक है, वहां पे घर्षण बल क्या है भाई, ज्यादा है कि कम है? घर्षण बल क्या है भाई, वहां पे ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, अब अपने बक्से को तो इधर खींच रहे थे, घर्षण बल इधर काम कर रहा है तो वो ज्यादा कर रहा है अपने से, इसलिए क्या है उस स्थिति में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अपने उसको अच्छे से खींच नहीं पा रहे हैं। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है। ये अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। घर्षण बल उत्पन्न होता है दोनों संपर्क यानी कि ये तो वस्तु और ये अपना फर्श, इनके बीच में उत्पन्न होने वाला, और ये गति के विपरीत दिशा में होता है। अर्थात बक्से के नीचे की सतह और फर्श की खुरदरी सतह के बीच यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता। जितना अपना इधर धकेल रहे हैं उतना ये इधर धकेल लेता है, तो बक्सा खींचा नहीं जा रहा है अपने से। चित्र 8.4 में बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी, ये देखो ये वाला और ये अपने खींच रहे हैं, ये घर्षण बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है इधर,
औखा ही है काम, नहीं खिसकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बॉक्स को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से ज़्यादा हो गया ना, फिर खिसक जाएगा, यहाँ असंतुलित बल फिर कार्य कर देगा। अभी तक तो ये जितना घर्षण बल जा रहा था उतना अपने धकेल रहे थे, बाई चांस अपने थोड़ा ज़्यादा धकेल देना तो फिर वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो जाएगी। यहाँ पे कौन सा बल काम करेगा? असंतुलित बल कार्य करेगा, इसलिए बक्सा खिसने लगता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लग जाती है। ऐसा इसलिए तो क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अंडरलाइन, घर्षण बल होता है वो गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, यही काम की बात है इसमें। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैदल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है। असंतुलित होगा, यदि इक्वालिटी हो जाएगी तो साइकिल चलेगी नहीं, तो अपने को असंतुलित बल लगाना है। अंडरलाइन, अंडरलाइन। तदपि वह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल बाह्य व घर्षण संतुलित हो तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाएगा तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। हाँ, तो सही बात तो होना चाहिए। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है। ये देखो बीच में थोड़ा सा उलझा दिया था। वैसे किसी भी वस्तु को त्वरित करने के लिए यानी कि उसके अंदर वेग में परिवर्तन करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, और उसकी गति और गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक कि संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। तो यहाँ पे तो इतना कोई भी ज़्यादा नहीं है, बस घर्षण के बारे में पता करना है कि वो गति की दिशा के विपरीत लगता है और असंतुलित होने पर वो बॉक्स इधर खींचा जाएगा। इतना की याद रखना है। अब अपने करेंगे गति के प्रथम नियम। अब बल के बारे में तो इन्होंने इतना ही बताया, अब आगे ये गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के बारे में पढ़ाएंगे। ये अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज वाली क्लास में सही बताऊं तो कोई ज़्यादा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, बस एक काम था F = ma, ये जो आगे आएगा, और इसकी यूनिट है SI यूनिट न्यूटन है, और यदि सीधी पूछ ले तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और बल क्या होता है कि कोई मास और उसके वेग में परिवर्तन करेंगे, वही बल है। ऐसे धक्के लगाओगे कोई बल बुल काम नहीं करते। ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग बस अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। और दूसरी बात क्या है, अपने संतुलित बल और असंतुलित बल, घर्षण बल, इतनी बातें हैं जो मैंने बोल के बताया ना आज, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये थ्योरी वाला लिखा है वो थोड़ी बचकानी सी हरकतें हैं, पर ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं और अपने NCERT बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब ये करा देंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, फिर आपका 4th टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाए जल्दी सी, इस मंथ में हो जाए, फिर उसके बाद अपने साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। 10 है टॉपिक, तो आराम से करा देंगे 10 टॉपिक के टॉपिक वाइज टेस्ट। थैंक यू सो मच।